तो वही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का प्रोनाउन। तो इसके पहले दोस्तों क्लास नंबर 2 तक हो चुका था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो पिछली क्लास में दोस्तों रूल नंबर 3 तक हो चुका था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रूल नंबर 4। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टू के साथ बी आ जाए तथा इसका कोई स्पष्ट एक सब्जेक्ट नहीं हो, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि टू बी किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए और इसका कोई स्पष्ट एक सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई वुड नॉट वांट टू बी ही, मैं उसको नहीं चाहूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया टू बी, इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यानी कि नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, या उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूंगा, और यहाँ पर आ गया टू बी, तो इसका कोई स्पष्ट हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ही आया है। आगे है दोस्तों रूल नंबर 5। बी जैसे, यानी कि बी के जो फॉर्म होते हैं जितने सारे, इज, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, ईटीसी के पहले प्रयुक्त नाउन आर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। यानी कि दोस्तों बी के जितने सारे फॉर्म हैं, इज, आर, ईटीसी, यानी कि जितने सारे फॉर्म हैं, उनके पहले अगर जो नाउन या प्रोनाउन हो, और वो हो दोस्तों नॉमिनेटिव केस में, यानी कि कर्ता कारक में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के होंगे। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इट इज आई, यानी कि ये हो गया इज, यानी कि इज एक होता है बी फॉर्म, और इसके पहले आ गया दोस्तों इट, यानी कि इट होता है नॉमिनेटिव केस में, तो इज के पहले हो गया नॉमिनेटिव केस, तो इसके बाद भी नॉमिनेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो इसलिए इसके बाद आई का प्रयोग हुआ है। अगला है दोस्तों नोट। तो आइए नोट समझते हैं। बी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ईटीसी के बाद हु, व्हिच, दैट प्लस क्लाउज का प्रयोग हो, तो हु, व्हिच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, ईटीसी जितने सारे शब्द हैं, अगर जो ओ आ जाए और उनके बाद हु, व्हिच और दैट और उसके बाद क्लाउज आ जाए, क्लाउज का मतलब होता है अपने पहले जो शब्द आए हैं उनके बारे में कुछ कहना। अगर जो ये आ जाते हैं तो हु, व्हिच, दैट के पहले नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हो गया बी फॉर्म यानी कि इज, और इसके बाद आ गया हु, व्हिच, यानी कि दो नियम तो फॉलो कर गया, और इसके बाद आ गया दोस्तों क्लाउज। यानी कि कहने का मतलब ये है इट इज आई, यानी कि मैं हूँ, हु हैव हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारा हेल्प किया या सहायता किया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो शब्द है वो इसके बारे में कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ गया इज, और यहाँ पर आ गया हु, और यहाँ पे आ गया प्लस में क्लाउज, तो हु के पहले नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा, यानी कि आई का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे है दोस्तों नोट नंबर 2। टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसके पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो, तो इसके पहले नाउन हो या प्रोनाउन अगर जो ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो इसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन
भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई नो द मैन टू बी हिम। कहने का मतलब ये है कि बीच में आ गया टू बी और इसके पहले आ गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। यानी कि इसके पहले अगर जो हो जाए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग, तो टू बी के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब अगला है दोस्तों रूल नंबर 6। किसी वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो तथा वह वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड के अपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों कि विरोध में, यानी कि विरोध प्रदर्शित करने वाले प्रोनाउन का प्रयोग या तो एक का हो या एक से अधिक का हो तथा वह शब्द सब्जेक्ट हो, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करेंगे विरोध के रूप में उसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी कि कर्ता कारक के रूप में होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द टू ऑफ अस ही एंड आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल। यानी कि हम दोनों में से न ही वह और न ही मैं सहमत हूँ उसके प्रपोजल पे, यानी कि प्रस्ताव पे। कहने का मतलब ये है कि ये आ गया विरोध दिखाने वाले सेंटेंस, तो ये जो प्रोनाउन होगा यह नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक के रूप में होगा। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि प्रोनाउन के रूप में जो कर्म कारक होते हैं उनका प्रयोग। तो इसका रूल नंबर पहला है दोस्तों, किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर जो प्रयोग करना हो तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी, यानी कि मेरे दादाजी एक कहानी मुझे सुनाते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे दोस्तों हम लोग मी का, क्योंकि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर जो किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो प्रोनाउन हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।